हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब बढ़िया, बिंदास, मस्त, झक्कास। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले आइसोमेरिज्म के हमने बारे में पढ़ा, जिसमें से आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल 9 टाइप्स, टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन एंड टोटोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट हो चुका था, कन्फॉर्मेशनल एंड ऑप्टिकल ये 2 पार्ट बचा है। तो चलो यार, आज खत्म करते हैं, आज से स्टार्ट हो जाते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। और पहली बात, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस के लिए मैं बात करूं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में, तो मेन डिफरेंस क्या बोलूंगा मैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता था। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस डिफरेंट। मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब यदि आप 3D एटम का अरेंजमेंट जो होगा ना, वो सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा। मतलब जो एटम जहां लगा हुआ था अब भी वहीं लगा रहेगा, एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। लेकिन जब मैं उसको 3D स्पेस में देखूंगा तो उसका जो रिलेटिव अरेंजमेंट रहेगा एक कंपाउंड का दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो चेंज हो जाएगा। इसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑलरेडी यार मैं जब बेसिक्स पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 1, तो वहां आपको समझाया था। और बहुत ही सिंपल तरीका है, यदि स्ट्रक्चर को स्टीरियो आइसोमेरिज्म से डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या करते हैं? सिंपली दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख दो। यदि आईयूपीएसी नेम सेम है तो मैं बोल दूंगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो जाता है तो फिर वो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो चलो यार, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी अपना हो गया स्ट्रक्चरल स्टीरियो में, और साथ ही साथ जो अब तक हमने पढ़ा था उसको भी जान लिया। हम लोग आज पढ़ना है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द वे, आज का लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा जेईई नीट सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आगे के लेक्चर में कुछ चीजें, कुछ या बहुत सारी चीजें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत नहीं रहेगी मैं बता दूंगा कि यार ये पार्ट नीट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग नोट्स अपना प्रिपेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गए इधर उधर की बातें। सबसे पहला, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो देखो यार, डेफिनेशन मानने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है, पहले विजुअलाइज कर लो। तो इसके लिए मैं एक सिंपल से स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसका नाम क्या होगा यार, तुम लोग बता दो यार। आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, फिजिकल बहुत पढ़ लिए, बहुत न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। तो C2H6 इसका नाम क्या है? बताने की जरूरत है क्या? इथेन, जानते हो ना इतना, इथेन। अब बात आती है यहां पे, यदि मैं रिलेटिव अरेंजमेंट की बात करूं तो C के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच का, इसको मैं रोटेट करता हूं। जब भी बॉन्ड को रोटेट करने का बात किया जाए ना, जब भी मैं रोटेट कर रहा हूं बॉन्ड को, इसका मतलब एक एटम को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करना है। मतलब मान लो कि आप इस कार्बन एटम को फिक्स कर दिए, आप इस वाले बॉन्ड को रोटेट कर रहे हो, तो यदि रोटेट करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो जैसे रोटेट करेंगे तो ये तो कार्बन हाइड्रोजन जिस तरह से यहां लगा है, जैसा यहां लगा है, यह एज इट इज रह जाएगा। लेकिन इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, बॉन्ड को रोटेट करने से, मान लो बॉन्ड को रोटेट कर रहा हूं, तो ये जो तीनों एटम को जो अरेंजमेंट अभी है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मतलब यार समझ ले यार, जरा नहीं समझ आ रहा है तो CH और इधर भी हो गया H। अब यहां पे मान लो कुछ जो अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम जो आया ना, यहां पे क्या C है, कुछ ऐसा हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, मतलब ये 180 से जस्ट रोटेट हो गया, ये वाला इधर पहुंच गया, 180 पे आ गया। समझना जरा, यानी ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। मतलब मैंने 180 से जस्ट इसको रोटेट कर दिया, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, कोई दिक्कत? तो यहां पे इथेन का ही मैंने अभी 2 फॉर्म देखा, एक तो यार ये वाला फॉर्म, दूसरा ये फॉर्म। क्या दोनों फॉर्म डिफरेंट है या सेम है?
यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करूं तो यार सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे भी वही चीज है। इसका यदि नाम मैं इथेन बोलूंगा तो इससे भी मैं इथेन बोलूंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, IUPAC नेम सब कुछ सेम है। लेकिन यदि मैं थोड़ा स्पेस में आकर देखूं तो क्या सेम है? नहीं, अब ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है यार, जरा समझ लो इस चीज को। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, मान लो यार यहाँ पे कोई व्यूअर, मान लो यार मैंने किसी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे किसी को खड़ा कर दिया। जरा तुम लोग बताना, ये वाला हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है ना ये वाला हाइड्रोजन, तो ऐसे में क्या ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा क्या? नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ये और ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन मान लो यार यहां पे मैंने किसी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया, अब बता ये वाला आइटम से ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब दिखेगा। क्यों? ये दोनों के, ये एक्चुअली ना इस दोनों के बीच में आ जाएगा। ये एक्चुअली ऐसा है, एक हाइड्रोजन ऐसा जा रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसा जा रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन ऐसा है और ये ऐसा है, समझ रहे हो? तो यदि यहां से देखेंगे ना तो अब रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम जो है ना वो डिफरेंट हो चुका है। और यहां पर डिफरेंट होने का वजह क्या है? क्या रीजन है? रोटेशन। मैंने क्या किया, इस एक बॉन्ड को फिक्स करके मैंने दूसरे बॉन्ड को रोटेट कर दिया, और रोटेट करने से जो अब न्यू अरेंजमेंट मिला वो पहले वाले से डिफरेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज अराइज हो रहा होगा कि यार इस तरह से तो मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर बना सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट। कैसे? हाँ कैसे? समझो यार, ये कार्बन को फिक्स कर दिए, अभी तो 180 से रोटेट कर दिए थे ना, सभी बॉन्ड को 180 से रोटेट कर दिए थे। कोई बच्चा ऐसा भी होगा, सर ओनली 1 डिग्री से रोटेट कीजिए ना, ओनली 1 डिग्री से, ठीक है, ओनली 1 डिग्री से रोटेट करेंगे, सब 1 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यदि ये 1 डिग्री से भी रोटेट होता है तो ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा या सेम स्ट्रक्चर मिलेगा? क्या बोलूंगा, यदि 1 डिग्री से भी रोटेट करूंगा ना तो हमें जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ रहे हो? फिर कोई दूसरा बच्चा कहता है सर 1 डिग्री से नहीं 2 डिग्री से रोटेट कर दीजिए ना। अब बता, 2 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो सेम स्ट्रक्चर या अगेन हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलने वाला है? अगेन डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलने वाला है। समझ रहे हो? रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम की बात कर रहा हूं मैं। फिर कोई बच्चा आएगा सर 3 डिग्री से रोटेट कर दीजिए ना, फिर से नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 4 डिग्री से फिर से कोई नया स्ट्रक्चर। कोई बच्चा बोलेगा सर 3.5 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, कोई और नया स्ट्रक्चर मिले। कोई बच्चा सर 3.2 से फिर से नया स्ट्रक्चर। मतलब यार इस बॉन्ड को रोटेट करके तुम कितना स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या आंसर होगा? आंसर है तुम्हारे पास इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों यार? कोई 3 से, कोई 3.1 डिग्री, कोई 3.2 डिग्री, कोई बच्चा बोलेगा 3.15 डिग्री, कोई बच्चा बोलेगा 3.115 डिग्री। ऐसे तो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यहां से बनाया जा सकता है। और इस तरह से बॉन्ड को रोटेट करने से जो नया कंपाउंड, नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इस कंपाउंड को ही कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है, और इस फेनोमेना को कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर हुआ? हार्ड लग रहा है क्या? इजी है या हार्ड है? हाँ इजी है ना, बहुत इजी है यार। समझ रहे हो ना कितना आसान है? बस देखने में लगता है। सही बात है यार, दिख कुछ भी नहीं रहा है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा समझो, थोड़ा विजुअलाइज करो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यार मजेदार टॉपिक है अपना, बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के हर एक चीज पढ़ना। क्लियर? हाँ तो चलो यार, अब हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में लिख लेते हैं। एक काम करता हूँ, फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स, मैं आइसोमर्स कर देता हूँ। तो आइसोमर्स विच अराइजेस due to free rotation about sigma bond। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या हो जाएगा? ऐसे आइसोमर्स जो कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन के कारण होता है, उसे हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कह देंगे। और इस तरह के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो मिल रहे हैं, उसे हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कह देंगे, या फिर इसका नाम होता है कन्फॉर्मेशंस। क्या होता है? द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड
द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशंस। कहाँ पे लिख दो यार, स्पेस आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, थोड़ा आप लोग कन्फॉर्मेशंस मतलब इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिले ना, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे हम लोग, तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कन्फॉर्मेशंस। लेकिन जब हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग इसमें से कुछ चुनिंदा मतलब सिलेक्टेड स्ट्रक्चर का ही स्टडी करेंगे, और उस सिलेक्टेड स्ट्रक्चर को हम लोग कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कन्फर्मर्स। तो मैं लिख देता हूँ एंड स्पेसिफिक कन्फर्मेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फर्मर्स क्या होता है, कन्फर्मर्स क्या लिख दूँ, द स्पेसिफिक conformations of a compound are known as conformers। समझ में आया? मतलब ऐसे तो यार इसके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को केवल कुछ ही सिलेक्टेड और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कन्फॉर्मर के नाम से जानेंगे। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? तो अब तो ये हो गया कन्फॉर्मेशंस और कन्फॉर्मर्स क्या होता है, इस चीज को समझ लिया। नेक्स्ट, इसमें हम लोग दो टाइप के प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का मतलब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, ठीक। तो वो दो मेथड कौन सा है उसको जान लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पहले इसको छाप लो, नोट कर लो। नेक्स्ट देखना यार, हम लोग को जानना है कि जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता है उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो, पहले मैं इथेन का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। एक स्ट्रक्चर तो अपने पास ये था, दूसरा स्ट्रक्चर क्या था अपने पास, ये था। ये हो गया अपना दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये मैंने उल्टा वाई ड्रॉ कर दिया, ये भी उल्टा वाई है, मतलब सीधा वाई ये, और इसको मैं उल्टा वाई कहूँगा। क्या कहूँगा? उल्टा वाई। हाँ, तो ये भी उल्टा वाई है, ये भी उल्टा वाई है। यहाँ पे ये तो उल्टा वाई है, लेकिन ये सीधा वाई है। तो इसको दो मेथड से हम लोग मतलब कि दिखलाते हैं इसके स्ट्रक्चर को, डायग्राम को। इसमें से ये वाला जो मेथड है ना, इस वाले मेथड को हम लोग नाम देते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। क्या देते हैं बच्चों? सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। यहां पे लिख देता हूं मैं, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, इसका नाम हो गया ये। एक दूसरा प्रोजेक्शन हम लोग यूज करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या होता है यार न्यूमैन प्रोजेक्शन में? देखना, समझना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग को ये जरूरत पड़ने वाला है। समझना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम एक गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गोला, सर्कल बनाते हैं। इसमें से दो कार्बन हम लोग देखो नाम देते हैं, दो कार्बन, एक को कहेंगे फ्रंट कार्बन, दूसरे को कहेंगे रियर कार्बन। रियर का मतलब पीछे वाला, और फ्रंट का मतलब सामने वाला। यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसको मैं फ्रंट कार्बन कह दूंगा, और यदि ऑब्जर्वर इधर रखते हैं तो ये फ्रंट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हम फ्रंट और रियर कार्बन डिफाइन करेंगे। मान ले ऑब्जर्वर हमारा इधर है, मतलब ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, इधर से देख रहा है। तो यदि इधर से देख रहा तो ये कार्बन फ्रंट और ये वाला कार्बन हो गया रियर। तो फ्रंट वाले कार्बन पे कितना बॉन्ड, यदि कहीं पाई बॉन्ड आ जाएगा तो क्या वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? या फिर मैं ऐसा बोलूं, क्या पाई बॉन्ड के अबाउट कभी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों बता सकते हो? क्योंकि पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता, वहां तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ऐसे में वहाँ बॉन्ड को रोटेट कर नहीं सकते, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिल नहीं सकता, इसलिए मैं वहाँ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर सकता। नोट करके लिखना हो तो लिख लेना कि
पाई बॉन्ड के अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नोट करके तुम लोग हिंदी इंग्लिश मराठी जो आता है लैंग्वेज लिख लेना। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन की। तो इस कार्बन पे 3 आइटम लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड है, एक्चुअली देखा तो 4 बॉन्ड है, एक ये वाला 2 3, लेकिन इस कार्बन पे इस बॉन्ड को छोड़ दो। फ्रंट और रियर कार्बन को जोड़ने वाला, फ्रंट एटम और रियर एटम को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है उसको हमको ड्रॉ नहीं करना, केवल फ्रंट से लगा हुआ जो लगा है 3, तो इसको 3 को ड्रॉ कर दो। कैसा दिख रहा है? उल्टा वाई दिख रहा है, उल्टा वाई। ऊपर क्या जा रहा है? H, इधर क्या आ रहा है? H, इधर क्या आ रहा है? H। ये जो कार्बन था ये कौन सा था? फ्रंट कार्बन। अब रियर कार्बन पे चलो। क्या रियर कार्बन तुम्हें दिखेगा जब तुम इधर से देखोगे? तो दिखेगा, बताओ। इधर से देख रहे हो यार, फ्रंट कार्बन जस्ट ये पीछे, जस्ट इसके ऑपोजिट में है। रियर कार्बन तो छिप गया, नहीं दिखने वाला है। तो ऐसे केस में जब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं तो वहां रियर कार्बन को मैं ड्रॉ एक्स्ट्रा नहीं करता। मतलब जस्ट ऐसा समझ लो, एक सर्कल यहां पे है और एक सर्कल इस सर्कल के जस्ट ऑपोजिट में एक सर्कल है। मतलब 2 सर्कल, एक यहां पे एक यहां पे। यहां पे एक सर्कल है, एक सर्कल यहां पे है। यदि इस सर्कल वाला जो कार्बन एटम होगा उस सर्कल का कार्बन एटम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, ये तो दिखेगा लेकिन ये वाला नहीं दिखेगा। तो ऐसे केस में जो रियर कार्बन का कार्बन एटम है ना वो यहीं पे इसी के जस्ट पीछे है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। अब इस रियर वाले कार्बन से कौन कौन सा एटम अटैच है? अगेन 3 का तीनों हाइड्रोजन एटम अटैच है। तब बात आती है इस रियर कार्बन वाले एटम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यार जान लो, जो रियर वाले कार्बन एटम पे जो भी एटम्स प्रेजेंट है उसको मैं पेरीफेरी से ड्रॉ करता हूं, पेरीफेरी से। पेरीफेरी का मतलब ये जो है ना, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को ही पेरीफेरी कह रहे हैं। देखो ये जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ये सेंटर से जा रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरीफेरी से जा रहा है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन सेंटर से जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन पेरीफेरी से जा रहा है। इसी तरह से ये वाला सेंटर से जा रहा है, ये पेरीफेरी से। जो सेंटर से जा रहा है वो फ्रंट कार्बन एटम का हाइड्रोजन एटम है, और जो पेरीफेरी से जा रहा है वो रियर एटम का एटम है। तो यार इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, यार तुम लोग गलती कर दे। एक काम करता हूँ, जगह यार थोड़ा कम पड़ जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर जगह जहाँ बचेगा वहाँ लिख देंगे। चलो इस वाले को ड्रॉ करते हैं, ये वाला हो गया। इसमें से ये फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा, यदि ये फ्रंट कार्बन है आपको कैसा दिख रहा है? उल्टा वाई दिख रहा है ना, उल्टा वाई ड्रॉ करो। यहाँ पे क्या है? कार्बन है, 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन लगा दो यार, तीनों हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब रियर कार्बन पे चले जाओ, इधर से जब देखोगे तो क्या ये वाला कार्बन एटम दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला है। तो ऐसे में क्या करोगे, इसके जस्ट पीछे ये वाला कार्बन एटम है, और इस पे कौन सा आइटम लगा? अगेन 3 आइटम लगा हुआ है, 3 आइटम लगा हुआ है। अब ये जो 3 आइटम है रियर कार्बन पे लगा हुआ है, तो रियर कार्बन वाले को क्या सेंटर से ड्रॉ करेंगे? नहीं, कहां से? पेरीफेरी से ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो कार्बन आइटम आएगा ना, ऐसा समझ सकता हूं, ये जो आइटम होगा ना वो इस दोनों हाइड्रोजन आइटम के बीच में आएगा। ये चीज समझे कि नहीं समझे? कैसे यार, फिर से समझा दे रहा हूं। ये वाला हाइड्रोजन आइटम ऐसा है, और इस पे जो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है वो ऐसा है, एक ऐसा एक ऐसा, ये ऐसा। और जो रियर वाला कार्बन आइटम है ना उस पे दोनों हाइड्रोजन ऐसा ऐसा लगा है, और ये वाला ऐसा लगा है, समझे? ये ऐसा, और यदि फ्रंट कार्बन की बात करूं ये एटम ऐसा और ये ऐसा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो हाइड्रोजन एटम होगा ना इस दोनों के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसा है और यहां पे ये ऐसा है, तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन एटम इस दोनों के बीच में। इसका मतलब इसको मैं ऐसा, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूंगा। ये मीट तो करेगा सेंटर पे ही, रियर कार्बन सेंटर पे ना, लेकिन सेंटर से हम ड्रॉ नहीं करेंगे। इसको कहां से ड्रॉ करेंगे? पेरीफेरी से। ये पेरीफेरी से यदि ड्रॉ हो रहा है ना तो इसका मतलब समझ जाना कि ये रियर कार्बन एटम वाला एटम है। मतलब ये रियल एटम पे ये लगा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन एटम है। एक और बच रहा है ये वाला हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ लगा होगा? तो वो इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में। देख लो यहाँ पे ये ऐसा था, ये ऐसा, और वहाँ पे जस्ट ये नीचे। मतलब ये जो दोनों हाइड्रोजन आइटम है इसके बीच में ये वाला हाइड्रोजन आएगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन पेरीफेरी से। क्यों? क्योंकि ये भी रियर वाला हाइड्रोजन आइटम है, इसीलिए। समझे?
तो इस प्रोजेक्शन का हम लोग नाम देते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और इस वाले प्रोजेक्शन का नाम देते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्योंकि आगे चलकर हम लोग यही सब प्रोजेक्शन का यूज करना। सॉहर्स तो बहुत कम यूज होता है, न्यूमैन ही प्रोजेक्शन ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो इसलिए यार ये समझना जरूरी था। तो आप लोग ये चीज़ लिख लेना। फ्रंट आइटम को हम लोग कहाँ से ड्रॉ करते हैं? फ्रॉम सेंटर, और रियर आइटम को कहाँ से ड्रॉ करते हैं? फ्रॉम पेरीफेरी, फ्रॉम पेरीफेरी, और बाउंड्री से ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यार अपना जो प्रोजेक्शन जो मेथड था दिखलाने का, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को दिखलाने का, वो हमने सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक दो टर्म पर जानेंगे। डायहेड्रल एंगल, ठीक, इसका क्या मतलब होता है? आप लोग लिख लो यार, पहले नोट कर लो ये पूरा बोर्ड, मैं साफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट देखो यार, हम लोग डायहेड्रल एंगल समझ लेते हैं। डायहेड्रल एंगल क्या होता है? ये भी टर्म बार बार आगे सुनने को मिलेगा, डायहेड्रल एंगल। क्लियर? तो देखो डायहेड्रल एंगल क्या होता है। मैं अब देखो आगे ज़्यादातर यूज़ हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ही करेंगे, तो तुम लोग समझ जाना न्यूमैन प्रोजेक्शन में कौन सा आइटम कहाँ पे प्रेजेंट है ना, इस चीज़ को तुम लोग विजुअलाइज कर लेना दिमाग में। इसमें भी एक उल्टा वाई एक सीधा वाई का ही कॉन्सेप्ट आएगा। अभी मैं ये एक यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ या यहाँ जहाँ भी लगा दो, ये एच यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ। ये एच तो फ्रंट वाले कार्बन पे ऐसा ही है, लेकिन रियर वाले पे कुछ ऐसा है। ओके, डायहेड्रल एंगल क्या होता है? देखो डायहेड्रल एंगल का मतलब होता है दो बल्की ग्रुप, फ्रंट और रियर कार्बन पे जो दो बल्की मोस्ट बल्की ग्रुप होता है ना, उसके बीच के एंगल को डायहेड्रल एंगल कहा जाता है। पहले मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है? एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स, एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स of front and rear carbon, of front and rear carbon atoms। अब तुम लोग बता देना मुझे, फ्रंट कार्बन तो ये वाला है, इससे कौन कौन सा एटम गया? एक ये और एक ये। रियर वाला भी कार्बन आइटम यहीं पे इसके जस्ट पीछे है, और उससे भी 3 आइटम, एक ये और एक ये। ये जो मैं फेरी से ये छोटा ड्रॉ किया ना, इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, जस्ट इसके पीछे ही है। इसका यदि मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन देखो ना, तो इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी एच एच एच, यहाँ पे भी एच एच एच। मतलब यदि कोई व्यूअर यहाँ से देख रहा है ना, आइए आंख अच्छा बन रहा है। यदि यहाँ से कोई व्यूअर दिख रहा है ना, तो पीछे वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखने वाला है, ये हाइड्रोजन भी नहीं दिखने वाला, ये हाइड्रोजन भी नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, ये वाला जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, और ये वाला जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। मतलब जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट लगा हुआ तीनों आइटम, इसलिए ये तीनों जो है ना वो नहीं दिखने वाला है। यदि मैं एंगल की बात करूं तो एंगल क्या बोलूंगा मैं इन दोनों के बीच में? मान लो यार इस और इस वाले हाइड्रोजन के बीच का एंगल मैं पूछूं, क्या बोलोगे एंगल? तो ये वाला यदि ऐसा है तो ये वाला भी ऐसा है, दोनों पैरेलल है, और दो पैरेलल है तो इसके बीच में एंगल 0 डिग्री। बताने की जरूरत है? हाँ नहीं ना? हाँ, थोड़ा सा यदि टिल्टेड रहता तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता, बट ये यदि पैरेलल है तो पैरेलल के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इसका मतलब डायहेड्रल एंगल यहाँ पे जो है उसका वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, या चलो यहीं पे मैं इसको थीटा से, डायहेड्रल एंगल को मैं थीटा से डिनोट करता। थीटा का वैल्यू वहाँ 0 डिग्री। अब दो बल्की ग्रुप, देखो यार एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप का मतलब जो भारी भरकम ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो थोड़ा हैवी होता है। हाँ, तो क्या बल्कि ग्रुप? हाँ, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, फ्रंट कार्बन पे भी तीनों हाइड्रोजन, रियर कार्बन पे भी तीनों हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बीच का एंगल देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई बल्कि ग्रुप है ही नहीं। यदि मान लो हाइड्रोजन के साथ CH3 भी आ जाता, तो फिर हम हाइड्रोजन को चूज नहीं करते, फिर हम CH3 को चूज करते हैं, CH3 को सिलेक्ट करते हैं, फिर रियर कार्बन पे हम चेक करते हैं कि कौन है बल्कि ग्रुप। फ्रंट वाला रियर कार्बन चेक, फ्रंट वाले पे पहले बल्कि देखें, फिर रियर वाले पे बल्कि देखेंगे, फिर दोनों बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल देखेंगे, वही एंगल को हम डायहेड्रल एंगल कहेंगे। ये है कॉन्सेप्ट डायहेड्रल एंगल का। ठीक है ना, ये सब छोटी छोटी बातें, डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, कोई भी दो हाइड्रोजन पकड़ लो यार, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 डिग्री।
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब मत बोलना कि सर हम इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले से कंपेयर करेंगे, मिनिमम एंगल लेना है, जो छोटा एंगल होता है ना उसको लेना है अपने को, ठीक। तो यही तो सबसे स्मॉलर एंगल हो, तो इसलिए थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। लेने का बोल सकता सर हम ये वाला, कोई बोलेगा ये वाला हम लेंगे, तो इस दोनों के बीच का एंगल तो 180 डिग्री हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं, जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम लेंगे। डेफिनेशन में लिखना हो तो लिख लेना, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स ऑफ फ्रंट एंड रियर कार्बन। यहाँ लिखना तो लिख लेना, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स ऑफ फ्रंट एंड रियर कार्बन एटम। ओके, हाँ। अब यहाँ पे देखो दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, फ्रंट कार्बन पे जो एटम लगा है वो रियर कार्बन एटम के जस्ट अपोजिट लगा है, मतलब जस्ट पैरेलल में लगा है। यानी जस्ट पैरेलल में लगा है मतलब फ्रंट कार्बन के पास यदि कोई खड़ा हो जाए तो रियर वाला दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और इसका नाम होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या नाम होता है? एक्लिप्स्ड फॉर्म। देखते हो ना, ग्रहण, ग्रहण में क्या होता है, जस्ट एक दूसरे के पीछे आ जाना, ठीक। तो ये हो गया एक्लिप्स फॉर्म। अब एक्लिप्स फॉर्म, यहां पे एक्लिप्स फॉर्म तो नहीं है, ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इस वाले फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। यदि थीटा 60 डिग्री है तो ऐसे में नाम क्या हो जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म। ये सब नाम याद रखना, यही सब आगे से यूज होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे, जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो। एक्लिप्स फॉर्म यूज कब करेंगे, जब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो। क्लियर? अच्छा, ये जो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, ये किसका ड्रॉ किए, स्ट्रक्चर कौन सा है? मान लो हमको कोई एक कंपाउंड लिखकर आपको पूछ दिया जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कैसे बताएंगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बताएंगे, देखो ये भी चीज हो सकता है पूछ दे। तो फ्रंट कार्बन, ये कार्बन एटम है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कार्बन एटम है, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा, फिर इसके अंदर रियर कार्बन गया, रियर कार्बन से 1 2 3, तीनों का 3 हो गया ना हाइड्रोजन, मतलब क्या बन गया हमारा, इथेन। मतलब ये जो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इथेन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें एक्लिप्स फॉर्म ऐसा दिखेगा, अब स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा दिखेगा। स्टैगर्ड कब यूज करते हैं, जब थीटा 60 हो। थीटा का मतलब डायहेड्रल एंगल, मतलब दो बल्की ग्रुप के बीच का एंगल यदि 60 हो तो हम लोग स्टैगर्ड कर देंगे, और दो बल्की ग्रुप के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री हो तो ऐसे में हम एक्लिप्स फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो चलो ये तो हो गया इथेन का कन्फॉर्मेशन, ये कन्फॉर्मर्स बोल सकता हूँ, ये सब कन्फॉर्मर्स कहलाएगा। होने का तो और भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है ना, ये थीटा 0 है, ये थीटा 60 है, फिर 0 डिग्री से मैं मान लो 1 डिग्री पे ले आऊंगा रोटेट करके, फिर 2 डिग्री, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे रोटेट करके तो हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो सब इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को कन्फॉर्मेशंस नाम देंगे, ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 60, इसी तरह थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 180, ये सबको हम लोग नाम देते हैं कन्फॉर्मर्स। ओके, एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं स्क्यू कन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी हम इस टर्म को यूज नहीं करेंगे। स्क्यू कन्फॉर्मेशन, स्क्यू कन्फॉर्मर्स क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। ये स्पेसिफिक को छोड़कर, जैसे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 180, इसको छोड़कर बाकी जो स्ट्रक्चर बन गया ना, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है ना, इस इनफाइनाइट में ये 4-5 को छोड़कर, थीटा 0 को हटा दो, 60 को, 120 को, 180 को हटा दो, इसको छोड़कर जो बाकी हमें स्ट्रक्चर मिलेगा ना, जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर जो बाकी मिल गया इसको छोड़कर, उसको ही हम लोग कहते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर्स। क्लियर है? आगे लिखवाऊंगा जब मैं ब्यूटेन का कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करवाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी इथेन का ड्रॉ किया, नेक्स्ट प्रोपेन और ब्यूटेन का भी कन्फॉर्मर्स अपने को देखना है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ इसे अब।